अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ काफ़ी आपका रुझान होगा। आज मैं हमारा जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का अल्टरनेटिंग करंट, उससे मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है और हम आज उसी को पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर की जो बेस है वो समझने से, और सिर्फ इसके साथ एक नहीं है, दो टॉपिक मज़ीद भी है। इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यू करेंगे तो आप यूँ समझिएगा कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो इसमें एक ही वीडियोज़ के अंदर भी कोशिश करूँगा दो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने की। ठीक है, अगर वीडियो मेरी लेंथी ना होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला दो टॉपिक जो है वो पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो टॉपिक्स हैं। तो ये ना आप स्टार्टिंग की लेके अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दें और अगले को देखिए ना। तो एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियोस के दौरान, क्योंकि कंसेप्ट की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो हम वीडियोस के दौरान जो है वो MCQ जो है वो मैं बताता रहता हूँ। उसका फंक्शन ये होता है ताकि आप अगर MP टेस्ट देना चाहते हैं या कोई और टॉपिक जो है वो या MCQ का पेपर भी देना चाहते हैं तो वो भी आप में जो है वो अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है, और ये अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर, ये मतलब AC थ्रू रेजिस्टर। AC थ्रू रेजिस्टर, याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट करंट है उसके कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टर होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और इंडक्टर, तीनों की तीनों लगा सकते हैं, बैक वक्त भी और अलग-अलग भी लगा सकते हैं। इसीलिए हम इनको स्टडी करेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टर लगा दिया जाए तो उसकी कैसे वर्किंग होगी। फिर हम बाद में पढ़ेंगे AC थ्रू कैपेसिटर कि अगर अल्टरनेटिंग करंट के साथ कैपेसिटर लगा दिया जाए तो वो कैसे वर्किंग करेगा, और फिर AC थ्रू इंडक्टर। तो तीनों टॉपिक्स जो है वो हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है AC थ्रू रेजिस्टर। AC थ्रू रेजिस्टर में बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह हमारा टॉपिक है उसी के हिसाब से जाता हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि AC थ्रू रेजिस्टर से मुराद क्या है। तो हम इसमें रेजिस्टर के साथ अल्टरनेटिंग करंट को कनेक्ट करेंगे, मतलब हमने अल्टरनेटिंग करंट के रेजिस्टर से गुजारना। तो इसकी ये डायग्राम अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर हो गया, ये रेजिस्टर का सिंबल है, और इस रेजिस्टर के साथ हमने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बन जाएगी ये डायग्राम क्या कहलाएगी? AC थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, ये रेजिस्टर और ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। अब आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जो रेजिस्टर के वाले से बात करूं तो रेजिस्टर में हमने ओम लॉ को पढ़ा हुआ है। ओम लॉ कहता है कि अगर हम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वही पुराना कंसेप्ट जो हमने रेजिस्टर के बारे में लिया था, व्हेनेवर अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड, तो इस वक्त हमारे पास वोल्टेज कौन सा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसका मतलब है हम इस वक्त अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ओम लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर देन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। तो हम वही कंसेप्ट लेते हैं। तो क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग करंट है तो इसीलिए जो वोल्टेज होगा, उस जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज का फार्मूला का V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। यकीनी बात है, आपने मेरे पहले वाले लेक्चर सुन रखे होंगे, आपको याद होना चाहिए कि जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसका फार्मूला था V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। इसमें ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, किसी भी वक्त वोल्टेज की वैल्यू। Vm स्टैंड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, और इसमें ओमेगा जो जनरेटर है, जनरेटर के घूमने वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और टी वो टाइम है कि कौन से टाइम आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा। अब जो करंट फ्लो होगा, अब क्योंकि मैंने कहा हम रेजिस्टर की बात करते हैं तो सारे फार्मूले रेजिस्टर वाले लगाइएगा जो ओम लॉ के अंदर या किसी और जगह आपने पढ़े। अब हमने पढ़ा है कि जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होगा, और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट का जो फार्मूला है I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाता है। R रेजिस्टर हो गया इसका, तो करंट का फार्मूला V ओवर R हो गया। अब हम देखते हैं करंट की तरह। तो V की बात अगर करूं तो V का फार्मूला Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R।
सिंपल सा केस है, कोई नई बात नहीं है इसमें। साइन ओमेगा टी लार्जेस्ट टर्म है, लेकिन वी एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज और आर फॉर रेजिस्टर। ये जो मैक्सिमम वोल्टेज और रेजिस्टर है, अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो जिस तरह हमारे पास V ओवर आर आई होता है, तो V मैक्सिमम और आर क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करंट है, करंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हम V वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, तो उससे जो करंट पैदा होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो अगर हम इनकी बात करें, वोल्टेज और करंट की बात करें, हमने बेसिकली ये देखना है कि आया कि इनके दरमियान कितना फेज डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ वोल्टेज का, तो इस अगर वोल्टेज का मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हम इस वक्त ग्राफ ड्रा करें। इस एक ग्राफ के अंदर along द एक्सिस हम टाइम ले रहे हैं, along द एक्सिस टाइम ले रहे हैं, जबकि along द वाई एक्सिस एक ही वक्त में, एक ग्राफ मतलब दो ग्राफ में बनाऊंगा, एक वक्त में वोल्टेज और एक वक्त में करंट। तो एक ही वक्त में along द वाई एक्सिस जब वोल्टेज ले रहा हूँ तो along द वाई एक्सिस समझ लीजिए वोल्टेज है, और जब मैं करंट का ग्राफ बनाऊंगा तो आप ध्यान में रखिएगा कि along द वाई एक्सिस मैं करंट ले रहा हूँ। तो आप वोल्टेज और करंट दोनों ले सकते हैं, क्या लेने हैं हम, ताकि एक ही जगह पे ग्राफ आपको समझ आ जाए। अब पहले मैं बात करता हूँ वोल्टेज का। आपको पता है वोल्टेज के बराबर है Vm साइन ओमेगा टी। तो Vm तो हो गया कांस्टेंट, Vm स्टैंड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, यानी जनरेटर जब बिजली पैदा करेगा तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, दिस इज नोन एज Vm। ये अपर पीक वैल्यू होती है ग्राफ की। तो इसका मतलब है वोल्टेज का ग्राफ सारा किसके बराबर है, साइन ओमेगा टी के बराबर है। और साइन ओमेगा टी का ग्राफ जो होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये पीक वैल्यू जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू Vm बोलते हैं, इसको इंडिकेट करती है। तो ये जितनी पीक वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपको ये पीक ज्यादा ऊंची बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव में भी ऐसा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर वोल्टेज। तो याद रखिएगा कि रेड कलर का जो मैंने ग्राफ बनाया है वो वोल्टेज का ग्राफ। अब हम बात करते हैं जी करंट का ग्राफ। देखते हैं कि करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए करंट का ग्राफ भी हमारे पास किसके बराबर है, Im, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए Im का ग्राफ सिर्फ पीक को इंडिकेट करेगा, लेकिन असल ग्राफ किसका है, करंट का ग्राफ साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है जिस तरह वोल्टेज का ग्राफ साइन ओमेगा टी है जैसा था, करंट का ग्राफ भी वैसे ही होगा। सिर्फ फर्क क्या है कि वोल्टेज में जो पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम पीक कितने पे आएगी, Vm पे, और करंट में Im आएगा। इसका मतलब है सिर्फ पीक का फर्क है, अदरवाइज किसी और चीज का फर्क नहीं है, ग्राफ वैसे का वैसे। इसका मतलब है करंट का ग्राफ भी बिल्कुल इस जैसा होगा, क्यों कि करंट का ग्राफ भी साइन ओमेगा टी पे ही डिपेंड कर रहा है, वो भी उसकी जैसा होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है, सिर्फ पीक वैल्यू। अब पीक में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आई मैक्सिमम है वो है Vm डिवाइडेड बाई आर। तो Vm मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू को डिवाइड करेंगे आर के तब आएगा। इससे ये लगता है कि Im की वैल्यू Vm के मुकाबले में कदरे कम होगी, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली बात कर रहा हूँ। क्यों, Vm को R से डिवाइड करेंगे तो Im आता है, इसके बाद Im छोटा होगा और Vm ज्यादा। तो इसलिए मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ किसका, अब करंट का, लेकिन इसमें जो Im पीक वैल्यू ऑफ द करंट है उसको मैं छोटा शो कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ग्राफ एक जैसा ही है, बिल्कुल उसी जैसे ग्राफ बनेगा, सिर्फ पीक छोटी बनेगी। ये भी ग्राफ हमारा किसका बन गया, हमारे पास करंट का ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये जो वैल्यू है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, और ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है। इस ग्राफ को फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो ये बेसिकली फेजर डायग्राम कहलाएगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इस ग्राफ में अगर आप चेक करें तो आप देखिएगा इस ग्राफ के अंदर एक ही बात में, यानी अगर मैं इस ग्राफ की वैल्यूज लिखना शुरू कर दूं तो देखिए यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है t इज इक्वल टू 0। यहाँ जहाँ पे वैल्यूज है यहाँ पे t/4 हो जाएगा, यहाँ टाइम t/2 हो जाएगा, यहाँ टाइम 3t/4 है, और यहाँ पे जो टाइम है वो पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड है। अब अगर आप पूरे ग्राफ को चेक करें तो आप देख रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो आप देख रहे हैं करंट भी 0, वोल्टेज भी 0। इसका मतलब है जब करंट 0 होगा तो वोल्टेज 0 होगा, ये मतलब निकला। देखिए जब टाइम t/4 है तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। जब टाइम t/2 है तो करंट भी 0 हो गया
वोल्टेज भी जीरो हो गया। इसका मतलब है जो वैल्यू किसी वक्त करंट की है वही वैल्यू वोल्टेज की, यानी अगर करंट ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा, करंट कम तो वोल्टेज भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही अंदाज में चल रहे हैं, एक ही फेज के साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेज के ऊपर अप्लाई मतलब चल रहे हैं। तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज के अंदर है। अगर हम इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें करंट और वोल्टेज को, तो क्योंकि मैंने वोल्टेज को जो है वो पीक मैक्सिमम शो किया है, करंट की पीक कम शो की हुई है, तो अगर आप वेक्टर की फॉर्म में शो करेंगे तो दोनों के दोनों फेज में, तो हम यूं शो करेंगे कि हमारे पास जो करंट है उसके लिए मैं पहले वोल्टेज के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये वोल्टेज का V स्टैंड फॉर वोल्टेज, और करंट की बात करूं तो करंट और वोल्टेज जो एक ही फेज में, तो करंट को भी मुझे इस तरह बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसके लिए लाइन थोड़ी सी छोटी रखनी पड़ेगी, तो ये होगी, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों, देखें इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों इन फेज हैं, तो इसलिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। तो ये यहां तक एक बात हो चुकी है कंप्लीट। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको चंद बातें याद रखनी। नंबर एक कि जो मतलब अगले टॉपिक्स में भी काम आएगी कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और इसका ग्राफ हमारे पास ये होगा, ये उसका ग्राफ है और ये उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और दोनों के दोनों ग्राफ की वैल्यू जो है साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास रजिस्टर के इस टॉपिक में, या सभी टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ आएंगी। नेक्स्ट बात यह कि जो रजिस्टर होता है, जो वो क्या है, जब करंट उससे गुजरता है तो वो अपोजिशन ऑफर करता है। वो अपोजिशन जो रजिस्टर ऑफर करेगा उसको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और रेजिस्टेंस का अगर हम फार्मूला लिखें तो रेजिस्टेंस के फार्मूले में हमारे पास R = V over I भी लिख सकते हैं, R = V over I भी, और R = V मैक्सिमम और I मैक्सिमम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वही बात है, अगर आम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे तो दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख दें, मैक्सिमम वैल्यू लिख रही है तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू लिखें, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है वो ओम आएगी। आखिरी बात, रेजिस्टर के केस में पावर लॉस क्या होगी। अब देखिए पावर का बात अगर हम बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर क्या होता है, हम बात करेंगे पावर की। देखिए आपको पता है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, P = VI। अगर मैं बात करूं कि एवरेज पावर पूरे के पूरे साइकिल में, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती जा रही, तो अगर मैं कहूं एवरेज वैल्यू पावर की कितनी होगी, तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू और करंट की एवरेज वैल्यू। ये जो मैं सिंपल अभी ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट लाइक ब्रैकेट की एवरेज के लिए वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला VI, ये हमने पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि मैं पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं तो एवरेज वैल्यू लिख लेता हूं। अब इसमें बात करें तो V की वैल्यू, V क्या है हमने पढ़ा हुआ है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये हो गया, और I की वैल्यू क्या है